नमस्कार। डॉक्टर कहते कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हमारी कोशिश रहती है इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक स्वास्थ्य संबंधी हमेशा नई नई जानकारियाँ पहुँचाना। आप सभी जानते हैं पूरे विश्व में इबोला का अभी बोलबाला है। इबोला को लेकर लोग सशंकित हैं। लोगों को लग रहा है कि इबोला किस तरीके से पूरे विश्व में फैल सकता है और इसीलिए पूरे विश्व को इस बारे में सचेत किया जा रहा है, सावधानी बरती जा रही है ताकि इबोला के संक्रमण से हम सब बच सकें। तो आज के इस कार्यक्रम में इबोला से संबंधित समस्या और समाधान इस विषय पर हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनिमेष चौधरी। नमस्कार डॉक्टर साहब। और इबोला से संबंधित आपसे हम जानकारी चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि इबोला डिजीज़ जो है वो है क्या और ये कितनी गंभीर मानी जा सकती है? निशा जी, इबोला जो बीमारी होती है ये एक वायरल के थ्रू होती है। इबोला वायरस यही इबोला बीमारी कराता है। ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसमें मृत्यु दर जो है 50% तक हो सकती है। अगर 100 लोग को इबोला हो रहा है तो 50 लोगों के मरने की संभावना है। इसी से आप समझ सकते हैं कितनी खतरनाक बीमारी है। और दूसरी बात ये होती है कि WHO ने अभी मई 2026 में, इसी महीने, इसको एक पब्लिक कंसर्न, मतलब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया है। इसको अभी महामारी या पेंडेमिक घोषित नहीं किया गया है, पर एक इंटरनेशनल कंसर्न की महामारी घोषित कर दिया गया है। इसीलिए हम इबोला पे चर्चा कर रहे हैं। तो यह वायरल से होने वाली बीमारी है जो कि काफ़ी खतरनाक होती है। इससे व्यक्तियों को सामान्य वायरल इन्फेक्शन के अलावा अंदरूनी ब्लीडिंग हो सकती है, जिसके कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये इबोला वायरस को सबसे पहले कहाँ और कब देखा गया था? जी, इबोला वायरस कोई नया वायरस नहीं है। 1976 से, मतलब करीब 50 सालों से यह वायरस ज्ञात है और सामान्यतः यह अभी भी, सबसे पहले यह अफ्रीका के देशों में पाया गया था और अभी भी अफ्रीका के देशों में ही यह पाया जाता है। अफ्रीका के जो प्रमुख देश थे, जो कांगो एंड सूडान, सो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, DRC हम बोलते हैं, वहाँ पे एक इबोला रिवर है, इबोला नदी है, उसके आसपास सबसे पहले यह पाया गया था। उसी नदी के नाम पे इसका नाम इबोला रखा गया और उसके बाद कांगो और सूडान, इसके आसपास ही यह वायरस ज़्यादा पाया जाता था और अभी भी यह वायरस उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है। जी, तो डॉक्टर साहब, ये कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है ये? जी, निशा जी, सबसे अच्छी बात, जितनी खतरनाक यह बीमारी है उसका फैलना उतना खतरनाक नहीं होता। जैसे कि हमने कोविड में देखा था कि कोविड जो है हवा से फैल जाता है, तो भगवान की कृपा है कि इबोला ऐसे नहीं फैलता। इबोला हवा से नहीं फैलता, इसीलिए अभी तक यह उस क्षेत्र से बाहर नहीं गया है। पर यह संक्रमित व्यक्तियों के जो संक्रमित फ्लूइड होते हैं, बॉडी फ्लूइड होते हैं, जैसे कि आप बोलेंगे लार हो गया, पसीना हो गया, खून हो गया, मलमूत्र हो गया, इवन वीर्य हो गया, इसके संपर्क में आने से फैल सकता है। इसके अलावा जो संक्रमित जानवर होते हैं, क्योंकि माना जाता है कि यह चमगादड़ से फैलता है, संक्रमित चमगादड़ों से या बंदरों से फैल सकता है, तो इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, पर शुरू से यह माना जा रहा है कि उन्हीं से यह फैल रहा है। तो संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से, जो आपके जंगलों के जानवर हैं या फिर आपके गांव के जानवर संक्रमित हो गए हैं, या ऐसा व्यक्ति जो संक्रमित है उसके बॉडी फ्लूइड के संपर्क में आने से यह फैलता है। और इसके अलावा संक्रमित शव जो होते हैं, जो डेड बॉडीज़ हैं, उनके कारण भी यह होता है। कुछ केसों में जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, तो संक्रमित सुई, इंजेक्शंस या संक्रमित हेल्थ उपकरण, इनके संपर्क में आने से भी यह फैल सकता है। तो डॉक्टर साहब, कैसे कोई जानेगा? कुछ लक्षण दिखता है इसका या बुखार उखार सामान्य रूप से आता है? कैसे कोई जानेगा कि उसे इबोला के ये लक्षण हैं? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इबोला एक वायरल बीमारी है और शुरुआत में यह पकड़ना कि यह इबोला है बहुत मुश्किल होता है। कोई भी वायरल बीमारी हो, उसके शुरुआती लक्षण, जिसको हम प्रोड्रोमल सिम्टम्स कहते हैं, इसमें बहुत कुछ नहीं होता। अभी जो आप देखेंगे कि हमारे आसपास जो फैला हुआ है, हाथ पांव में हरारत आना, हाथ पांव में भारीपन लगना, बॉडी एक होना, हल्का बुखार या तेज बुखार आना, गले में खराश होना, यह किसी भी वायरल के लक्षण हो सकते हैं। या इन्फ्लुएंजा के भी लक्षण हो सकते हैं, स्वाइन फ्लू में भी ये लक्षण हो सकते हैं, कोविड में भी यही लक्षण थे और इबोला के शुरुआत में भी यही लक्षण आएंगे, डेंगू में भी यही लक्षण आएंगे। तो किसी भी वायरल की शुरुआत में ये लक्षण आएंगे, तो इन लक्षणों से आप कभी नहीं पहचान सकते कि आपको कौन सी वायरल बीमारी होने वाली है। कुछ समय बाद जब बीमारी अपने चरम में पहुँच जाती है, तब बेसिक लक्षण आते हैं जो आपको बताएंगे कि ये इबोला है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा तेज बुखार आ सकता है, आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी आएगी, आपके शरीर के विभिन्न क्षेत्रों से खून बह सकता है, नाक से, मुंह से, लैट्रिन के रास्ते से, पेशाब से। इसके अलावा आपको एनाफाइलेटिक शॉक हो सकता है, आपका BP सडनली कम हो सकता है और आप तुरंत मृत्यु में हो सकता है या फिर आपको ICU की ज़रूरत पड़ सकती है। तो डॉक्टर साहब, ये कैसे किसी विशेष वर्ग को सावधानी रखनी चाहिए इस इबोला वायरस से, या हर व्यक्ति को इससे सावधानी रखनी चाहिए? इबोला वायरस का खतरा तो हर व्यक्ति को है।
कोई भी व्यक्ति इससे बचा हुआ नहीं है, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी बहुत जल्दी से डेवलप नहीं हो पाती। पर अगर कोई छोटा बच्चा है, बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या ऐसे व्यक्ति जो कुपोषित हैं, इनको इससे ज़्यादा बीमारी होने का खतरा बहुत होता है। इसके अलावा जो व्यक्ति डायबिटीज़ के या ब्लड प्रेशर के हैं, जिनका अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर चल रहा है, या उनको कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, किसी कारणवश उनकी इम्यूनिटी कम है, उनको लीवर की या किडनी की बीमारियां हैं, ऐसे व्यक्ति को अगर यह बीमारी होती है तो इस बीमारी के बिगड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जी, तो डॉक्टर साहब, इसके लिए कुछ विशेष रूप से दवाइयाँ या वैक्सीन ऐसी उपलब्ध हैं अभी? जी, ये सबसे पहले लोगों को जानकारी देना चाहूँगा मैं। रेमडेसिविर दवाई जो कोविड के लिए बनी थी, जो कोविड में बहुत लोकप्रिय हुई थी, वो कोविड के लिए नहीं, वह इबोला के लिए बनी थी। क्योंकि इबोला हमको 50 सालों से हमें पता है कि यह बीमारी है, तो इस बीमारी के विषय में बहुत सारे शोध हो चुके हैं। वैज्ञानिकों को इस बीमारी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हैं। तो हमारे पास इबोला के लिए वैक्सीन भी बनी हुई है, इबोला के लिए बहुत सी दवाइयाँ भी हैं। उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी हम मानते हैं, जितनी होनी चाहिए, पर पर्याप्त मात्रा में इफेक्टिव दवाइयाँ हैं। और बहुत सारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो बहुत इफेक्टिव रही हैं इबोला के लिए, वह भी बनी हुई हैं। पर दिक्कत क्या होती है कि इबोला के बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं, जैसे कि हमने कोविड में देखा था कि बहुत सारे स्ट्रेन होते थे कोविड के। तो इबोला के बहुत सारे स्ट्रेन हैं, और सबसे पहले जो इबोला की बीमारी जो स्ट्रेन पता लगा था, जायरे स्ट्रेन बोलते थे। उसके अलावा सूडान, 6 स्ट्रेन सबसे प्रमुख हमें इबोला के बारे में जानकारी है, जिसमें जायरे स्ट्रेन जो होता है वो सबसे खतरनाक होता है। तो हमारे पास जो वैक्सीन या दवाइयाँ उपलब्ध हैं वो जायरे स्ट्रेन के लिए है। अभी जो इबोला फैला हुआ है वो बुंदी बोयरो फैला हुआ है, वो एक दूसरा स्ट्रेन है जिसके लिए ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या ये वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है। हालांकि जायरे सबसे खतरनाक है, सबसे ज़्यादा मृत्यु दर इस स्ट्रेन की है। तो सबसे खतरनाक जो इबोला है उसके लिए एंटीबॉडीज़, उसके लिए हमारे पास वैक्सीन और उसके लिए दवाइयाँ उपलब्ध हैं। पर किसी भी वायरल बीमारी को अगर आपके पास कोई एंटीडॉट नहीं भी हो तो भी आप उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे हमने डेंगू देखा है कि डेंगू का आज तक हमारे पास कोई एंटीडॉट अवेलेबल नहीं है, पर हम डेंगू को मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि वायरल बीमारियों को मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको सिम्टम को मैनेज करना है। बीपी कम हो रहा है तो बीपी बढ़ाने की दवाई दे दीजिए, बॉडी में फ्लूइड कम हो रहा है तो फ्लूइड दे दीजिए, ब्लड अगर बह रहा है तो आप अलग से ब्लड दे सकते हैं। तो सिम्टोमेटिक मैनेज करके आप वायरल बीमारी को से निपट सकते हैं। तो इबोला को हम ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि इबोला के लिए हमारे पास पर्याप्त जानकारी है, और समय के साथ कोई भी नया स्ट्रेन आता है तो हम उसकी वैक्सीन भी बना सकते हैं। और डॉक्टर साहब, जो लोग इनका इलाज करते हैं या जो इनके आते हैं, प्रभाव में आते हैं, जैसे स्वास्थ्य कर्मी हो गए या परिवार वाले आ गए, तो उनको किस प्रकार से सावधानी रखनी चाहिए? जी, इबोला हवा से तो नहीं फैलता है, पर इबोला जैसे मैंने कहा बॉडी फ्लूइड के संपर्क से फैलता है, और बॉडी फ्लूइड में सिर्फ ब्लड नहीं आता, पसीना, आंसू, लार और मलमूत्र भी आते हैं। तो इन संपर्क से इबोला बहुत तेज़ी से फैलता है। तो खासकर हेल्थ कर्मी जो होते हैं वह इबोला वायरस के संपर्क में आने की उनकी बहुत संभावना रहती है। तो यह माना जाता है कि अगर आप इबोला वायरस के मरीजों को इलाज कर रहे हैं तो आपको जो हम पीपीई सूट होता है, पीपीई सूट पहन के, प्रोटेक्टिव गियर पहन के हमेशा उनको उनके संपर्क में रहना चाहिए। हमेशा अपने हाथों में दस्ताने पहनना चाहिए। मरीज को छूने से पहले और छूने के बाद हमेशा अपने हाथों को धोना चाहिए। मास्क आपका जब तक जितना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हो उतना बेहतर होता है। आँखों में भी आपको गॉगल लगा के मरीजों को छूना चाहिए। खासकर अगर आप मरीज के रिलेटिव हैं तो भी आपको ध्यान देना चाहिए कि एटलीस्ट आपके आँखों में गॉगल, मुंह में मास्क और हाथों में दस्ताने होना चाहिए। और इन दस्तानों के पहनने के बाद भी आपको मरीज को छूने से पहले और छूने के बाद हमेशा अपने हाथ को धोना चाहिए। यानी हम कहें कि कोरोना के समय जिस समय हम प्रिकॉशंस रखते थे, सावधानी रखते थे, वैसा ही सावधानी अभी भी रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल। कोविड के समय जो सावधानी रखी गई थी वो विशेष रूप से कोविड के लिए नहीं थी, वह किसी भी वायरल बीमारी से बचने के लिए यूज़ की जाने वाली सावधानी होती है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और हाथों को धोना, इन 3 चीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप किसी भी बीमारी से बहुत हद तक बच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन इससे निपटने के लिए किस प्रकार से अपनी तैयारी कर रहा है? जी, सबसे पहले तो मैंने बताया कि WHO ने इसे हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया हुआ है इंटरनेशनल कंसर्न की। इसके अलावा लगातार WHO इस बीमारी पर अपनी नज़र रखा हुआ है। इस बीमारी के लिए डेवलप होने वाली वैक्सीन, इस बीमारी के लिए डेवलप होने वाली दवाइयाँ, यह सब WHO के सर्विलेंस में ही आगे बढ़ती आ रही हैं। वहाँ पे WHO के लगातार बहुत से कर्मचारी, बहुत से हेल्थ कर्मचारी हैं जो इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और शुरू से करते आ रहे हैं। इससे पहले भी लगातार 50 सालों से वहाँ पे काम हो रहा है। WHO लगातार गाइडलाइंस जारी कर रहा है कि बाकी देशों को कैसे इस बीमारी से बचना है, क्या क्या तैयारियाँ करनी है। कोई भी सक्रिय मरीज या संभावित मरीज अगर इन क्षेत्रों से दूसरे देशों में जा रहा है तो WHO उसके लिए गाइडलाइन बना के रखा हुआ है। तो WHO ना केवल सर्विलेंस कर रहा है, वहाँ पे इलाज में भी मदद कर रहा है और दूसरे देशों को भी तैयार कर रहा है
कि अगर कोई केस दूसरे देश में जाता है तो हम उसको वहीं रोक लें और उस बीमारी को दूसरे देश तक फैलने से रोक पाएँ। डॉक्टर साहब, अभी आपसे इबोला वायरस के बारे में और भी जानकारियाँ लेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा विराम। डॉक्टर कहते कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं इबोला वायरस से संबंधित समस्या और समाधान, इस विषय पर डॉक्टर अनिमेष चौधरी जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, इससे पहले आपने बताया कि WHO किस प्रकार से तैयारी कर रहा है इससे निपटने के लिए। हम ये जानना चाहेंगे कि भारत देश में इसका खतरा कितना है इबोला वायरस के फैलने का? जी, वर्तमान में भारत देश में एक भी केस नहीं पाए गए हैं इबोला के लिए, और फैल तो कभी सकता है क्योंकि कोई भी बीमारी है कभी भी किसी भी देश में आ सकती है, पर सरकार इसके लिए पर्याप्त कदम उठाई हुई है। इसमें ये रहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो वहाँ से इन्फेक्शन लेके आ रहा है अफ्रीका देशों से, तो उसकी अगर समय से पहचान हो जाए और आइसोलेशन समय से हो जाए तो इसका फैलने के खतरे बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा इसकी तैयारी के तौर पे आप देख सकते हैं कि किसी भी बीमारी से निपटने के लिए 2 या 3 प्रमुख फेज़ होते हैं। सबसे पहला फेज़ होता है कि आप अर्ली डायग्नोसिस कर लीजिए, मतलब सिम्टम आए उससे पहले ही आप पता कर लीजिए। दूसरी बात होती है कि उस डायग्नोसिस के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में किट्स होनी चाहिए। तो भारत देश के पास इसको जांच करने के लिए जो किट हैं वो उपलब्ध है, हमारी जो लैब्स हैं उसमें उपलब्ध हैं। और उसके अलावा उसके बाद अगर आपको कोई वैक्सीन देनी हो या एंटीबॉडी या एंटीबायोटिक या जो भी संभावित दवाइयाँ हैं, उसके लिए भी भारत सरकार के पास पर्याप्त तैयारियां हैं। तो अगर ऐसा कोई केस भारत में कभी आता है तो वह ईजिली मैनेज कर लिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, नॉलेज उपलब्ध है और लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए भी हमारे पास ट्रेनर्स उपलब्ध हैं। हम तुरंत लोगों को ट्रेन कर लेंगे। कोविड के समय सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई थी कि नई बीमारी थी, इसको समझने में समय लग रहा था, पर कोविड से पहले से ही कोविड के कारण हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है कि हमको कैसे निपटना है, और हमारे पास ऑलरेडी नॉलेज है। इबोला के लिए हमारे पास ऑलरेडी नॉलेज है, तो यह कभी भी कोविड जैसी हेल्थ इमरजेंसी भारत में नहीं बन पाएगी। तो डॉक्टर साहब, ये इबोला के लक्षण कितने दिनों में दिखते हैं? जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर आपको इबोला का इन्फेक्शन हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको तुरंत सिम्टम आए। यह सिम्टम आपको 3 दिन से 21 दिन तक, मतलब 3 हफ्ते तक, 3 दिन से 3 हफ्ते तक आपके सिम्टम आ सकते हैं। आपको आज इन्फेक्शन हुआ है तो उसके बाद 3 हफ्ते तक आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई लक्षण नहीं आएगा। तो ऐसे व्यक्ति को करीब कम से कम 3 हफ्ते तक हमको आइसोलेशन में रखना चाहिए। फिर जब आपको लक्षण आते हैं तो शुरू के 1 से 3 दिन तक या 1 से 5 दिन तक आपको सिंपल लक्षण आएंगे, हल्का फुल्का बुखार आना, गले में खराश आना, और उसके बाद आपको मेन बीमारी के लक्षण आएंगे, जिसमें मैंने बताया कि आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, शरीर के विभिन्न जगहों से खून बह सकता है, आपका आंखों में लालपन आ सकता है, बहुत तेज़ बुखार आ सकता है, और यह लक्षण आपको अगले 3 हफ्तों तक रह सकते हैं। अगर आप इन सबसे बच जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके शरीर से इबोला वायरस खत्म हो गया है। वायरस आपके शरीर में कई सालों तक रह सकता है, 15 महीनों तक देखा गया है, और बिना किसी लक्षण के आपके शरीर में छुपा हुआ रह सकता है, और यह आपके बॉडी फ्लूइड से, जैसे मैंने बोला पसीना, ये सब इवन वीर्य से भी फैल सकता है। तो आप अगर इबोला से ग्रसित मरीज हैं और आप ठीक हो गए हैं तो भी आप अगले 1.5 साल तक, 2 साल तक इबोला फैला सकते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये फैले ना, उसके लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए व्यक्ति को जो इबोला से एक बार संक्रमित हो गया है? तो उसे किस प्रकार से सावधान रहना चाहिए ताकि वो अन्य व्यक्तियों तक ना पहुँचे? सबसे बड़ी सावधानी तो यही रहती है कि आप अपने जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनको दूसरों को संपर्क में नहीं आने देना चाहिए। सेफ सेक्स की प्रैक्टिस करना चाहिए, और अपने आप को हमेशा अपनी जांचें कराते रहने चाहिए, अपनी इम्यूनिटी चेक कराते रहना चाहिए। और जितने भी आपके बॉडी फ्लूइड्स हैं, क्योंकि यह आप जब देखेंगे कि जो साबुन या जो डिटर्जेंट होते हैं, इसके संपर्क में आने से यह वायरस मर जाते हैं। तो आपको प्रॉपर नहाते समय यह ध्यान देना चाहिए कि आप एक साबुन या डिटर्जेंट की हेल्प से नहाइए, ताकि आपके जो बॉडी फ्लूइड है, आपके जो शरीर से पसीना निकल रहा है, वो इन डिटर्जेंट के संपर्क में आके ख़त्म हो जाए। तो इबोला और कोरोना, इसको कैसे हम दोनों में अंतर कर सकते हैं? कितना अंतर आप समझते हैं दोनों में? दोनों एक, या सावधान रहने की हमको आवश्यकता है? कोविड और इबोला दोनों एक खतरनाक बीमारियां थी। दोनों, इबोला एक महामारी है पर एक लिमिटेड जगह पे है, कोविड पूरे विश्व में महामारी बन के आई थी। पर सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि कोविड जो है हवा से, सांस से फैलता था, इसलिए इसको रोकना बहुत मुश्किल था। इबोला बॉडी फ्लूइड के संपर्क में आने से फैलता है, तो इसको रोकना तुलनात्मक रूप से आसान है जी। कोविड एक निमोनिया कराने वाली बीमारी थी, और इबोला जो है वो बॉडी के अंदर जो आंतरिक अंगों को खराब कर देती है, और इससे आपके पूरे ब्लीडिंग हो जाती है। तो कोविड की तुलना में इबोला की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, पर फैलने की दर कम है। कोविड एक नई बीमारी थी, जब वो आई तो सबसे पहले जब वो चाइना से फैलना चालू हुई थी, तो हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो इसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर से लेके कौन कौन से स्ट्रेन है, उसको हम कैसे निपट सकते हैं, ये क्या नुकसान कर रही है,
हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो हमारा शुरू के जो 6 महीने हैं वो इसी में चले गए थे। फिर इसकी वैक्सीन बनाई गई, दवाई बनाई गई और हमें पता लगा इसको ऐसे ट्रीट करना है। तो इसलिए 1 साल तक कोविड में बहुत दिक्कत गई। इबोला में ये दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इबोला को लेकर इसके जेनेटिक स्ट्रक्चर सब कुछ हमारे पास पहले से है। जरूरत पड़ने पर हम इसके स्ट्रेन तुरंत पहचान लेते हैं, हम इसके लिए तुरंत वैक्सीन बना सकते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी हम इसके लिए तुरंत बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हम जेनेटिकली हमारा जो साइंस है इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि अब हमें पहले जितना समय नहीं लगता। तो इबोला को मैनेज करना विकसित देशों के लिए या भारत जैसे विकासशील देशों के लिए बहुत आसान है। दक्षिण अफ्रीका में या अफ्रीकन देशों में चूँकि वहाँ पे साइंस बहुत कम डेवलप है, वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम है, इसलिए उन लोगों को दिक्कतें ज़्यादा जाती हैं। वहाँ पे लगातार युद्धरत क्षेत्र है, वहाँ पे लोगों के बीच अविश्वास बहुत है, हेल्थ कर्मियों को लेकर अविश्वास बहुत है। वहाँ लोगों को लगता है कि जो हेल्थ कर्मी आ रहे हैं वो हमारे साथ बीमारी फैला रहे हैं, वो अपने मरीजों को छुपा लेते हैं, वो इलाज के लिए सामने नहीं आते हैं, इसलिए वहाँ पे यह बीमारी जो अभी तक बनी हुई है ठीक नहीं हो पा रही है। पर हमारे भारत जैसे देशों में यह सब दिक्कतें नहीं आती। तो भारत जैसे देशों में अगर ये बीमारी आती है तो इसे हम आसानी से जो है आइसोलेट कर पाएंगे। तो हमें कोरोना के जैसे किस प्रकार से सावधानी रखनी चाहिए? जैसे कि अभी विदेशों से जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं या जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, अभी गर्मी का मौसम है, लोग घूमने भी जाते हैं बाहर और वहाँ से आते हैं, तो अभी ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है सारे एयरपोर्ट्स पे कि उनकी चेकिंग की जाए और इस प्रकार से इबोला संक्रमण तो नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे सामान्य जो दर्शक हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार से वो प्रिकॉशन रखें ताकि इस प्रकार की बीमारी हमारे भारत देश में ना आए? जी निशा जी, कोविड में एक चीज़ देखा गया था कि कई बार जो लोग बाहर से आ रहे थे वो अपनी ट्रेवल हिस्ट्री छुपा रहे थे और अंडरग्राउंड हो जा रहे थे। तो यह चीज़ अगर हम ना करें, अगर आप बाहर से आ रहे हैं, किसी ऐसे देश से आ रहे हैं जहाँ पे इबोला के वायरस पाए गए हैं, या आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हैं जो भविष्य में इबोला से संक्रमित पाया गया, तो तुरंत आपको सरकार को बताना चाहिए और अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए। इसके 2 फायदे हैं। पहला कि आप दूसरों को इबोला नहीं फैलाएंगे, क्योंकि अगर आप 3 हफ्ते तक एक आइसोलेशन में रह गए और आपको सिम्टम्स नहीं आए तो आप तो स्वयं तो सुरक्षित हैं, दूसरे भी सुरक्षित रहेंगे। दूसरा, चूँकि यह एक नई बीमारी है, आपके आसपास के डॉक्टर हो सकता है इसके बारे में ना जाने, और हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं इसको डायग्नोज करने की, इसको ट्रीट करने की, वो लिमिटेड जगह पे ही है। सरकार अभी लिमिटेड जगह पे ही रखी हुई है। तो अगर आप सरकार की नज़रों में रहेंगे तो आप स्वयं भी सुरक्षित रहेंगे। अगर आपको दुर्भाग्य से इबोला वायरस मिलता है तो सही समय पे ट्रीटमेंट होने पे, सही समय पे जांच होने पे इससे बचने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आज की डेट में जो मृत्यु दर है वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट सही नहीं हो पा रहा, डायग्नोसिस सही टाइम पे नहीं हो पा रही। तो अगर आप ऐसे किसी जगह से आ रहे हैं जहाँ इबोला के मरीज मिले हैं, या आप ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जो भविष्य में इबोला से संक्रमित पाया गया है, तुरंत आपको अथॉरिटी को बताना चाहिए, ईमानदारी से बताना चाहिए, अपने आप को नहीं छुपाना चाहिए। इससे हम अपने देश में, अपने आसपास इबोला होने से रोक सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इबोला के बारे में हमने बहुत सी जानकारियाँ अपने दर्शकों को दी हैं। अब चूँकि आप हैं तो हम आपका लाभ लेना चाहेंगे। हम अभी जो गर्मी के मौसम में अभी देख रहे हैं, हीट वेव, बहुत सतर्कता बढ़ती जा रही है। शासन की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि आप घर में रहें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। तो ये हीट वेव और हीट स्ट्रोक के बारे में जानना चाहेंगे, क्या है ये और कितना खतरनाक हो सकता है? जी, बहुत ही सामयिक प्रश्न है, अभी नौतपा भी चल रहा है। जी। तो आप देख सकते हैं कि हीट वेव सिंपल लू को बोलते हैं हम। लगातार टेम्परेचर आपका 40 डिग्री 45 डिग्री से ऊपर अगर बना रहे तो इसको हम हीट वेव बोलते हैं, या सामान्य भाषा में लू लगना बोलते हैं। पर इससे क्या होता है कि व्यक्तियों का डिहाइड्रेशन होता है। जो व्यक्ति धूप के संपर्क में लगातार हैं उनका शरीर का तापमान बढ़ते जाता है। हमारे शरीर में एक रेगुलेशन होता है टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने का। अगर हम ठंड में हैं तो बॉडी उसका टेम्परेचर ज़्यादा कर लेती है, और अगर हम गर्मी के माहौल में तो बॉडी जो है पसीना बहा के किसी तरीके से अपना टेम्परेचर कम रखती है। पर जब बॉडी का यह रेगुलेशन खत्म हो जाता है और लगातार धूप में रहने से हम अपने शरीर का तापमान कम नहीं कर पाते, तो शरीर का लगातार बढ़ा हुआ तापमान हीट स्ट्रोक कहलाता है। इसमें फिर बॉडी पसीना नहीं प्रोड्यूस कर पाती है और शरीर का तापमान लगातार बढ़ा रहता है, जिससे आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है, आपका सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट बॉडी के कम हो जाते हैं, आप बेहोश हो सकते हैं और आप कोमा में भी जा सकते हैं। तो हीट स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें व्यक्ति की जान जा सकती है। इससे बचने के लिए हमें, अगर सबसे पहली तरीका तो होता है कि आप धूप से बचिए। जी। धूप से बचने का तरीका जो होते हैं हम सबको पता ही है कि सबसे पहली चीज़ आप धूप में मत जाइए। जहाँ तक संभव हो सके आप धूप में मत जाइए, पर कई बार आपके काम के कारण या कई कारणों से आपको धूप में जाना पड़ता है। तो अगर जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए छाता लेके जाइए और जहाँ तक हो सके छाया में चलिए। जी। इसके अलावा फुल बाही के कपड़े पहनिए, ढीले कपड़े, सूती कपड़े पहनिए, और जितने शरीर के अंग आपके कपड़ों से ढके रहेंगे डायरेक्ट हीट आपको उतना कम नुकसान करेगी। लगातार पानी पीते रहिए। पानी में थोड़ा नमक होना चाहिए। जो आप पानी धूप में पी रहे हैं, प्यास लगे चाहे ना लगे, 2-2 घुट 3-3 घुट पानी थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट मिला के, ORS मिला के पीते रहिए। अपने आप को हाइड्रेट रखिए। अगर आपको लग रहा है कि शरीर बहुत तेज़ी से गर्म हो रहा है, तुरंत कूलर
छाया वाली जगह पे, कूलर वाली जगह पे या संभव हो तो एसी वाली जगह पे जाके बैठना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे बेहोशी जैसा छा रही है या आप चीज़ों को पहचान नहीं पा रहे हैं तो तुरंत मेडिकल सहायता लेनी चाहिए। जी, तो डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कौन सा वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है इससे? सबसे ज़्यादा प्रभावित दुर्भाग्य से हमारे मजदूर वर्ग होते हैं, क्योंकि लगातार वो धूप में काम करते रहते हैं और उनके पास जानकारी का भी अभाव रहता है और रिसोर्सेज का भी अभाव रहता है। उनके पास सिर्फ कई बार देखा जाए तो पानी भी पीने का उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो दुर्भाग्य से सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारे मजदूर वर्ग होते हैं जो दोपहर को धूप में काम करते हैं। इसके अलावा स्कूल जाने वाले जो वर्ग हैं, चाहे बच्चे हों चाहे टीचर हों, कई बार मुझे लगता है कि कई बार स्कूलों की जो टाइमिंग कर दी जाती है गर्मियों में 7 से 1:30 बजे तक कर दी जाती है। हमारे यहाँ बोला जाता है कि स्कूलों का टाइमिंग कम कर दिया गया है और हम सुबह जो 10 से लेकर 4 तक की स्कूल है या कॉलेज है उसको हम 7 से 1:30 तक कर दिए हैं। मुझे लगता है ये गलत है। आप 1:30 बजे आप पीक दोपहरी में जो है उनको वापस भेज रहे हैं बच्चों को, टीचर्स को, तो आप एक्चुअली 10 से 4 टाइम रखिए। हाँ, इसमें दिक्कत क्या होती है कि स्कूलों में या कॉलेज में हमारे पास ठंडे कूलर या एसी नहीं होते हैं जी। तो जो प्रभावित वर्ग, स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले, मजदूर वर्ग या दोपहर को काम करने वाले लोग, यह सबसे ज़्यादा प्रभावित वर्ग है। तो डॉक्टर साहब अभी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हीट वेव और हीट स्ट्रोक के बारे में भी, और ख़ासकर इबोला वायरस के बारे में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। और दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो आपको जानकारी दी है उसका लाभ आप अवश्य उठाएंगे। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।